Good morning, everybody. I'm Dr. Suchita Hemant Kochargaonkar, a practicing psychologist in Nasik, and I'm dealing with different kind of mental disorders. And many people approach with various kind of mental issues to me, and I try to give them therapy and help them out and make their life as comfortable as possible. Today's topic, being gaslighting, is a kind of a mental disorder in which a person who is the gaslighter or the one who is suffering from the disorder inflict a kind of mental manipulation or psychological manipulation and sow the self-doubt and confusion in the minds of the victim. Typically, these gaslighters are seeking to gain power and control over the other person by distorting reality and forcing them to question their own judgment about self. तो ये जो गैस लाइटिंग है, इसमें एक तरफ गैस है और दूसरी तरफ लाइटिंग है। और जो गैस लाइटर है या जिसको ये डिसऑर्डर होता है, वो इंसान सामने वाले को, मतलब विक्टिम को, तरह तरह से साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है। और मैनिपुलेट करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि विक्टिम के मन में खुद के बारे में सेल्फ डाउट तैयार हो जाता है। और ये जो सेल्फ डाउट है, ये तैयार होने की वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। अब ये गैसलाइटर जो है वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें विक्टिम के ऊपर अपना पावर दिखाना रहता है और अपना कंट्रोल दिखाना रहता है। They want to actually dominate the life of the victim. The victim can be wife and the victim can be husband. He or she can be a subordinate, sometimes even a child. And gaslighter can also be husband, wife, boss, child, a friend, etc. और इसमें जो विक्टिम रहता है वो बार बार अपने खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में जजमेंट करने लगता है। मतलब वो बार बार ये सोचने लगता है कि उसके पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम है। अब ये जो गैस लाइटिंग है, इसके कुछ टिपिकल फीचर्स हैं। पहला हम समझ सकते हैं कि इट इज अ डिस्टॉर्टिंग एक्सपीरियंस where the victims often do not even realize that it is happening to them. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि विक्टिम को ये समझता ही नहीं काफी दिनों तक कि उसके बारे में गैसलाइटिंग हो रहा है या वो किसी तरह से इन्फ्लुएंस में है या वो किसी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में है। दूसरा है, इट कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग इफ नॉट एड्रेस्ड एट टाइम। तो इसमें जो दूसरा फीचर है उसमें विक्टिम जो रहता है वो या उसकी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो जो है वो
इन्फ्लुएंस में आ जाती है, या हम ऐसा कह सकते हैं that the mental health is affected. And if not treated for a long time, then the well-being of the victim is in question. Third is, gaslighting is a learned behavior. So it is not genetic basically. ये एक तरह से सीखा हुआ बिहेवियर है या सीखा हुआ डिसऑर्डर है, which stems from an unhealthy need to maintain the control over others. यहाँ पे ये जो गैस लाइटर है, ये एक तरह से इस बिहेवियर को सीखता है, और वो सीखने के बाद बार बार वो विक्टिम के ऊपर अपना कंट्रोल या पावर दिखाना चाहता है। तो जैसे कि यहाँ एक हस्बैंड है, वो वाइफ के ऊपर बार बार अपना कंट्रोल दिखाना चाहता है, बार बार वो वाइफ की जिंदगी में जो भी कुछ एक्टिविटीज चल रही होती हैं उसके ऊपर वो कंट्रोल करना चाहता है। और चौथा जो फीचर है, व्हेन a victim accepts and integrates the projected reality of the gaslighter into their life, they often experience mental health issues related to anxiety, stress or low self-esteem. तो इसमें जो विक्टिम है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाता है, और अफेक्ट होने की वजह से उसकी जो एंजाइटी लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल है, या उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत लो हो जाता है। मतलब एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस, एंड द सेल्फ एस्टीम बिकम्स लो। तो ये जो गैस लाइटर्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद ये किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा ट्विस्ट करते हैं, कभी एक तरह से बोलते हैं, कभी दूसरी तरफ से बोलते हैं। तो दे कंटिन्यूसली ट्विस्ट द कॉन्वर्सेशन, दे मिक्स द ट्रुथ विथ लाइज। मतलब एक मिनट में कुछ सच बोलेंगे और दूसरे मिनट में वो झूठ बोलना शुरू करते हैं। मतलब उनका जो सच और झूठ है वो बहुत ही ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से जो विक्टिम है उसके मन में एक तरह का सेल्फ डाउट तैयार हो जाता है, या उसके मन में बार बार ये भावना तैयार हो जाती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, ये मेंटल डिसऑर्डर हमें अलग अलग तरह के लोगों में दिखता है। इसमें अनफॉर्चुनेटली वी कैन से दैट द रियलिटी इज द गैस लाइटर कैन बी एनीवन। मतलब यहाँ पे जो गैस लाइटर है वो कोई भी हो सकता है, या तो आपका कोवर्कर हो सकता है, या आपका बॉस हो सकता है, या कोई डॉक्टर भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, मीन्स हस्बैंड भी और वाइफ भी, फ्रेंड हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई पेरेंट हो सकता है। तो इसमें ये जो गैस लाइटर है ये कोई भी हो सकता है, and it may be hard to know whether you are the victim of gaslighting, so it is important to be aware of the signs. मतलब आप खुद गैसलाइटर हो सकते हैं या आप गैसलाइटर के विक्टिम हो सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको उसके साइंस जानना, या आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली हम ये कैसे पहचाने कि कौन गैसलाइटर है या कौन विक्टिम है, और हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकें। तो मॉडर्न गैसलाइटिंग क्या है? इफ समवन इज इंटेंशनली, ये एक वर्ड आप समझ लीजिए, इफ समवन इज इंटेंशनली डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी to make you feel like
what you are seeing or feeling isn't real, you could be a victim of gaslighting. मतलब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी रियलिटी को मैनिपुलेट कर रहा है या आपको कुछ इस तरह से देखने या फील करने के लिए आपको प्रेशराइज कर रहा है कि जो सच नहीं है। मतलब सच के अलावा जो या ट्रुथ के अलावा जो चीज है या झूठ है, उसको वो देखकर आपको रियलिटी में दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसी कुछ चीज जो सच नहीं है, जो फैक्ट नहीं है, लेकिन वो आपको दिखाने की कोशिश करता है और आप उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो आप विक्टिम हैं। इसका मैं एक उदाहरण दूंगी कि जैसे कि वो आपको बार बार ये कहता है कि आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, आप तो बार बार भूल जाते हैं, यू आर लूजिंग योर मेमोरी, you don't remember things, you are keeping your things here and there and you do not know where it is। तो आपकी मेमोरी जो है वो फेल हो रही है और धीरे धीरे आप बीमार हो रहे हैं। ये जो चीज आपको वो बार बार कहता है जो सच नहीं है, आप जानते हैं कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बार बार कहने की वजह से आप उस चीज पर विश्वास करने लगते हैं। दैट मीन्स यू आर द gaslighted or you are the victims of gaslighting। अब इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि गैसलाइटर्स के साइंस क्या है, या जिसको कि हम हमारे साइकोलॉजी के लैंग्वेज में रेड फ्लैग्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड रेड फ्लैग्स। So there has to be some signs or red flags to know that you are being gaslighted। तो अब हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम ये पहचाने कि सामने वाला गैसलाइटर है और वो आपको गैसलाइटिंग कर रहा है। तो पहला जो पॉइंट है वो है डिनायर। तो आप ये देखेंगे that this gaslighter denies something that has happened or an agreement made। आपके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ रहेगा या जो समझौता हुआ रहेगा या कोई बात पे आप एकमत हो गए होंगे, तो उस चीज को ये व्यक्ति हमेशा डिनाई करेगा। डिनाई करेगा मीन्स ये मानेगा नहीं। For example, they might deny that they promised to do something for you or deny that they made you feel a certain way। जैसे वो बार बार ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा, I never agreed to do that, मैंने तो ऐसे कभी कहा ही नहीं। Did you forget again? I am very worried about you। तुम वापस भूल गई, मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंतित हूँ। You are wrong। ये ऐसी भाषा वो बार बार यूज करेगा। That has never happened। ऐसा कुछ बात हुई ही नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ ही नहीं। जैसे कि गाली गलौज करता है और आपने यदि बैठ के समझा दिया कि भाई तुम इस तरह से गाली गलौज करते हो, मुझे पसंद नहीं है, तो वो तब मान लेगा और बाद में वो ये बात ही डिनाई करेगा कि उसने ऐसी कोई बात की एक्सेप्टेंस आपसे की थी। तो ये पहला पॉइंट है, डिनायल। दूसरा जो पॉइंट है वो है मिनिमाइजेशन। ये जो गैसलाइटर है, he downplays the significance of something that happened or your feelings। कोई भी घटना जो होती है उसके बारे में वो मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज करता है मीन हमेशा ये कहेगा इट्स नॉट अ बिग डील, चलो ठीक है ये हो गया तो क्या बात है, यू आर ओवर रिएक्टिंग, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब उन्होंने यदि झूठ बोला और आपने उनका झूठ पकड़ लिया तो वो कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील, चलो ठीक है मैंने
कर दिया, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। या उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए था, तो वो आपको बोलेंगे यू आर ओवर रिएक्टिंग, या बोलेंगे यू वरी टू मच, या बोलेंगे यू आर सच अ ड्रामेटिक पर्सन, तुम तो हमेशा मेलोड्रामा करती हो, या ऐसा बोलेंगे ओ इट इज टू बैड, एनीवे गेट ओवर इट, लोगों की लाइफ में तो इससे भी ज्यादा तकलीफ है, या वाई आर यू सो इमोशनल। ये ऐसे कुछ वाक्य ये व्यक्ति बार बार बोलेगा। मतलब आपकी फीलिंग को ये मिनिमाइज करेगा, मतलब आपकी फीलिंग को ये उसका जो इफेक्ट है या उसका जो उस पर्टिकुलर फीलिंग का जो महत्व है उसको वो हमेशा उसका इम्पोर्टेंस रिड्यूस करने में लगता है। ब्लेम शिफ्टिंग, ये तीसरा पॉइंट है या तीसरा साइन है या तीसरा रेड फ्लैग है। यहाँ पे ये गैस लाइटर शिफ्ट द ब्लेम ऑन टू यू फॉर समथिंग दैट दे डिड। यहाँ पे जो उसकी गलती है, गैस लाइटर की गलती है, जो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, बॉस भी हो सकता है, उसकी जो गलती है, जैसे कि वो आपके ऊपर जोर से चिल्लाया, he yelled at you, पर वो बोलते समय ऐसे बोलेगा इट इज योर फॉल्ट फॉर मेकिंग मी एक्ट दिस वे, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए मैं वायलेंट हो गया, तुम बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो, तुम बहुत ही ज्यादा मुझे इंस्टिगेट करती हो जिसकी वजह से मुझे तुम पर चिल्लाना पड़ता है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, यू आर डम एंड दैट इज हाउ आई हैव टू शाउट एट यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना स्मार्टली वो गैस लाइटर पूरा ब्लेम आपके ऊपर शिफ्ट कर देता है, और यहाँ पे वो किसी भी तरह से अपनी गलती को नहीं मानता है। उसके बाद विद होल्डिंग, दिस इज द नेक्स्ट फ्लैग, नेक्स्ट रेड फ्लैग। The gaslighter withholds important information or resources from you. Important information जो आपके लिए important है, या कोई resources जो आपके लिए important है, जैसे कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, आप चाहते हैं कि न्यूज़पेपर की एड्स यदि किसी को भी मिलती है तो आपको दिखाई जाए ताकि आप वहां अप्लाई कर सकें, और यदि ये गैस लाइटर को कोई अच्छी एडवर्टाइजमेंट दिखती है तो वो इंसान आपको वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाता। So he's intentionally hiding this information, or we can say the resource from you, so that you do not succeed in your task. वो ये चाहता है कि आप किसी भी तरह से आपके प्रोजेक्ट में या आपके एम्बिशन में सक्सेसफुल न हो सके, वो इसीलिए आपको एक तरह से आपके सक्सेस के बीच में बैरियर बन जाता है, और ये इंटेंशनली बनता है, और ये चाहता है कि आप उसके कंट्रोल में बने रहें। मतलब यदि आपको ये नई जॉब नहीं मिलती तो आप पैसे नहीं कमा सकते, और नहीं कमा सकते तो आप स्ट्रांग नहीं हो सकते, तो आप स्मार्ट नहीं हो सकते, तो आप घर के बाहर जा नहीं सकते, तो किसी भी तरह से आप अल्टीमेटली इसी व्यक्ति के कंट्रोल में बने रहेंगे। अब ये जो विदहोल्डिंग है वो मनी हो सकता है, अफेक्शन हो सकता है, या किसी तरह का सपोर्ट भी हो सकता है। वो आपको आपका जो पैसा है वो नहीं देंगे, या आपका अलाउंस है, या आपका बैंक का कोई कार्ड है
जैसे कि आपका विड्रॉल कार्ड है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, या आपका बैंक का इंफॉर्मेशन हो सकता है, या आपका फंड ट्रांसफर हो सकता है। इस तरह की एक्टिविटी के बीच में ये बंदा बैरियर बन जाता है। या यदि आपको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए होगा तो ये सपोर्ट नहीं देगा, या आपको जो अफेक्शन चाहिए होता है ये अफेक्शन भी ये आपको नहीं देगा, और एक तरह से ये सारी चीजें विदहोल्ड करके ये व्यक्ति आपको तकलीफ देने की कोशिश करता है। अब पांचवा जो पॉइंट है, कॉजिंग कंफ्यूजन एंड डाउट। ये बहुत ज्यादा गैस लाइटर का ये वाला जो रेड फ्लैग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार ये गैस लाइटर uses confusion to make you doubt your own reality। ये आपके मन में या आपके ब्रेन में आपको बार बार कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें बता के आपकी पूरी पर्सनालिटी को कंफ्यूज करके आपके मन में आपके बारे में ही डाउट क्रिएट कर देते हैं। डाउट मीन्स आप खुद ही सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि हाँ भाई मेरा तो शायद दिमाग ठीक ही नहीं है, या हो सकता है कि मैं तो पैरानाइड ही हूँ, या हो सकता है कि मैं बराबर व्यक्ति नहीं हूँ, या हो सकता है कि मुझ में ही मेंटल प्रॉब्लम है। मतलब एक तरह से आप काफी हैप्पी पर्सन थे, अच्छी व्यक्ति थी, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे ये व्यक्ति के कंफ्यूजन की वजह से या डाउट क्रिएशन की वजह से आप धीरे धीरे अपने बारे में एक तरह से नेगेटिव होते जाते हैं, और आपके मन में आपके बारे में सेल्फ डाउट हो जाता है, और ये सेल्फ डाउट की वजह से आपका सेल्फ एस्टीम भी लो होने लगता है। ये हमेशा इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, यू आर सीइंग समथिंग दैट इज नॉट देयर। मतलब आप इमेजिन कर रही हैं, सो यू आर अ पैरानॉइड पर्सन। आप ऐसी कुछ चीजें देख रही हैं कि जो सच्ची में है ही नहीं। यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तुम क्या बोलती हो ये तुमको खुद को भी नहीं मालूम। मतलब आप इतने ज्यादा गए गुजरे हो चुके हैं कि आपको यही नहीं समझ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। यू आर नॉट रिमेम्बरिंग इट राइट, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इट हैपेंड इन दिस वे। मतलब ये कुछ तो भी मैनिपुलेट कर देंगे। आई कांट बिलीव यू थिंक आई वुड डू और से लाइक दैट। ये इमोशनल कार्ड खेलेंगे, एंड अल्टीमेटली यदि आप आर्ग्यू करते रहें तो वो बोलेंगे इट वॉज जस्ट अ जोक, मैंने तो सिर्फ जोक बोला था और तुमने इतना सीरियसली क्यों ले लिया। इसके अलावा एक और जो रेड फ्लैग है वो है आइसोलेशन। The gaslighter isolates you from friends and family, so you have little to no one to turn to for support or validation. इनका एक बहुत ही फेवरेट एक्शन जो रहता है वो ये है कि ये आपको आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, इन लोगों से अलग करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट ही न करें, या आप इनके साथ बातचीत ही न कर पाए। तो ये कई बार यदि आपके फोन पे किसी का कॉल आ रहा हो तो ये कॉल भी टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको किसी का भी सपोर्ट न मिले। ये आपको एक तरह से डिस्करेज करते हैं, एंड दे डिस्करेज यू टू contact your friends, your family members, because they are extremely jealous and they prefer to keep you to themselves। उन्हें एक बात से बहुत डर लगा रहता है कि यदि आपका सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा, यदि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो शायद आप इनके कंट्रोल में से निकल जाएंगे। तो इस डर और इस जेलसी की वजह से ये पूरे समय आपके संबंधों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और इनके हमेशा के वाक्य रहते हैं, दे डोंट लव यू,
They don't care about you. They don't care about you like I am doing. मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखता हूँ, वो नहीं रखते. I can give you everything you need. Then why you want to talk to them? They are all very selfish people. You don't need to meet them. ये आपके सारे रिलेटिव्स के बारे में या फ्रेंड्स के बारे में ऐसी तरह की बातें करते हैं कि आप उन्हें छोड़ दीजिए. और फिर ये भी कहते हैं कि आई विल बी सो डिप्रेस्ड इफ यू डू नॉट लव मी एंड यू लव देम मोर. तो मतलब यहाँ पे वो वापस एक इमोशनल कार्ड खेल के आपको वापस अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करते हैं. उसके बाद क्रिटिसिज्म. ये जो गैसलाइटर्स रहते हैं, दे क्रिटिसाइज यू फॉर सिंपली बीइंग योरसेल्फ. जिस तरह के आप हैं या जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, उसके बारे में वो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं. मतलब आपका मजाक बनाते हैं. यदि आपने कोई नई आइडिया बताई या कोई आपकी फीलिंग शेयर की या आपकी कोई नई हॉबी के बारे में आपने कोई आइडियाज शेयर की या आपके कुछ तरीकों के बारे में आपने कोई डिस्कशन किया कि मैं इस तरीके से खाना बनाऊंगी या ये रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में ये हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे. मतलब ये बोल सकते हैं यू आर क्रेजी, यू आर इरेशनल, यू आर वेरी सिली, यू आर इग्नोरेंट, यू आर अ केयरलेस पर्सन. तुम्हें कुछ भी नहीं आता. यू आर डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग. देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ यू. आपके दिमाग में कुछ तो भी गलत है. You need the help. You need the psychological help. Actually, इन्हें help की जरूरत रहती है, पर ये कहते हैं you need help. और या फिर ऐसा कहेंगे कि you think you are very smart. Sarcastically वो आपको criticize करेंगे. इसके बाद है projection. The gaslighter projects their version of reality onto someone else. उनकी जो दिमाग में रियलिटी रहती है उसको वो बार बार प्रोजेक्ट्स करते हैं. मतलब वो बार बार प्रोजेक्ट करते हैं. जैसे कि इफ दे फील अ सर्टेन वे अबाउट समथिंग, दे मे डिनाई देयर ओन फीलिंग्स एंड इंस्टेड प्रोजेक्ट दैट फीलिंग ऑनटू समवन एल्स एंड प्ले द विक्टिम. मतलब यदि उनके मन में नफरत है या उनके मन में जेलसी है या उनके मन में किसी तरह का पैरानोइया है, तो वो ये एक्सेप्ट न करके वो सामने वाले पे प्रोजेक्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम में है. मतलब जैसे कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, तो हस्बैंड बार बार अपनी वाइफ को बोलता है व्हाई आर यू बीइंग सो पैरानॉइड. मतलब वो खुद पैरानॉइड है लेकिन वो अपनी वाइफ को बोलेगा, या बोलेगा योर मदर इज सो पैरानॉइड, या बोलेगा यू शुड गिव सम स्पेस टू मी. मतलब वो एक्चुअली खुद जिंदगी में दूसरों की दखल देता है, पर वो बार बार ऐसा बोलेगा कि तुम मेरी जिंदगी को जहर बना रही हो और एंड यू आर नॉट गिविंग मी एनी स्पेस. या फिर वो ऐसे भी एक ग्लोबल सेंटेंस बोल सकता है, द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस, स्टॉप बीइंग फुलिश. मतलब इन जनरल एवरीबडी इज प्लेइंग डेंजरस गेम्स whereas he is actually playing and you are overreacting. तो इस तरह के सेंटेंसेस ये अपनी वाइफ को या हस्बैंड को बोल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. Narcissism, next flag. Gaslighter is often a narcissist. मेरे पिछले वीडियो में मैंने नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में कहा था और उसके पर्सनालिटी के हिसाब से हम यदि देखें तो ये जो नार्सिस्ट पर्सनालिटी है ये बहुत ही ज्यादा खुद के बारे में हाई व्यू रखता है और ऐसा समझता है कि he is very important person than others. This person thinks
that his image of himself give him the audacity to try to control others and maintain the power because they believe they deserve it. मतलब ये जो व्यक्ति है वो ऐसा समझता है कि पावर यूज करना या किसी को दबा के रखना ये उसकी ये वो डिजर्व करता है, मतलब उसकी पर्सनालिटी ये डिजर्व करती है कि वो आपको दबा के रखे या आपको किसी तरह से अपनी पर्सनालिटी के अंदर या अंडर रखे। तो ये जो पर्सन है ये खुद के बारे में बहुत ही एग्जैजरेट करता है। जैसे इन्होंने कोई लॉ की डिग्री कर ली तो ये लॉयर के समान बातें करेंगे और लॉ के बारे में कुछ अपने फंडामेंटल्स दिखा के सामने वाले को दबाएंगे, या कभी कभी ये खुद को विक्टिम बना के सामने वाले से सिंपैथी लेने की भी कोशिश करते हैं। मतलब एक्चुअली तो जो विक्टिम है वो दूसरा व्यक्ति रहता है, लेकिन ये खुद को विक्टिम है ऐसा दिखाने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड विक्टिम कार्ड। सो दे प्ले द विक्टिम कार्ड, दैट इज कॉल्ड कोवर्ट नार्सिसिज्म। या ये कभी कभी बहुत ज्यादा जेलसी दिखाने लगते हैं, एंड स्पेशली व्हेन दे डोंट गेट देयर वे दे एक्सप्रेस लॉट ऑफ जेलसी एंड दे डेमोन्स्ट्रेट अ वेरी शॉर्ट टेम्पर। मतलब ये काफी ज्यादा वायलेंट हो सकते हैं, काफी ज्यादा गाली गलौज कर सकते हैं, या काफी ज्यादा ये आपके ऊपर फिजिकल अब्यूज भी कर सकते हैं। इस तरह की ये पर्सनालिटी हो जाती है। तो नार्सिसिज्म इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। एंड द लास्ट वन इज लव बॉम्बिंग। A gaslighter may use tactics of love bombing, which is another form of emotional abuse and manipulation used to gain trust for the purpose of controlling someone else. यहाँ पे ये जो गैसलाइटर है ये हमेशा अपने विक्टिम को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। I am having so much of care for you, and I am having so much of love for you, and I do everything because I love you, and you are the person who is not understanding my love. So after everything I have done for you, you are blaming me. ये उनका बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट हो सकता है कि मैं इतना सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं फिर भी तुम मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रही। इफ यू रियली लव्ड मी यू वुड बिहेव गुड विथ मी। तुमने मुझसे प्यार किया होता तो तुम सच में मुझसे बहुत ही अच्छा बिहेवियर करती। तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो रेड फ्लैग्स हैं, ये सारे रेड फ्लैग से हम ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जिसे हम गैसलाइटर कह रहे हैं वो किस तरह से अपने विक्टिम को मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरह से वो सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है, किस तरह से वो विक्टिम का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर रहा है, किस तरह से वो विक्टिम को ये फील करा रहा है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। अब हमें ये सब कुछ जो हमने देखा उसमें कुछ पॉपुलर सिम्टम्स जो आपने समझ लेने की चाहिए। उसमें ये बंदा या ये जो गैसलाइटर है इसके जो सेंटेंसेस है वो उसमें आई नेवर सेड दैट, यू आर सो ड्रामेटिक, यू नीड द हेल्प, यू नीड द साइकोलॉजिकल हेल्प, यू आर ओवर रिएक्टिंग अगेन, ये बार बार ऐसे सेंटेंसेस आपसे कहते हैं। यू साउंड क्रेजी, यू आर मेकिंग स्टफ अप, यू आर एक्टिंग इनसेन, इट इज योर ओन फॉल्ट दैट यू फील दिस वे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गैस लाइटिंग में इस व्यक्ति के दिमाग से, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि इसके दिमाग से हमेशा इस तरह के वाक्य निकलते हैं जिसमें हमेशा ही वो
दूसरे को या सामने वाले को या विक्टिम को ब्लेम करता है। इसके अलावा ये टॉपिक बहुत बदलता है। एक टॉपिक पे कभी भी ये स्टकअप रह के बातें नहीं करना चाहता। आप इसे कन्वर्सेशन में उलझा नहीं सकते, क्योंकि आप यदि एक टॉपिक पे बोलने लगते हैं तो ये इमीडिएटली टॉपिक बदल देता है, या इसका पॉइंट गलत है ऐसा इसे समझने लगता है तो ये टॉपिक बदल देता है, या ये बोलता है कि यू आर ओवर रिएक्टिंग, या यू आर मतलब तुम्हारे दिमाग में तो फालतू चीजें या कचरा भरा हुआ है। इसके बाद ये बहुत ही वेग रहते हैं, कभी भी क्लैरिटी से बात नहीं करते, ये हमेशा ब्लेम करते हैं और ये आपको शेमफुल बनाते हैं। मतलब ये पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कभी कभी आपके ऊपर लव बॉम्बिंग इतना ज्यादा करते हैं कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह बिहेव करती हो, जिसकी वजह से आप खुद एज अ विक्टिम शेमफुल हो जाते हैं खुद के ही बिहेवियर के बारे में, और आपको ये लगने लगता है कि मैं कितनी बुरी हूँ, उस या मेरी पर्सनालिटी अब कितनी बुरी हो गई है। इसके बाद ये हमेशा ही डिस्कशन को एस्केप करते हैं, और यदि इन्हें एस्केप करना पॉसिबल नहीं हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं, ये वायलेंट हो जाते हैं। ये वायलेंट होने की वजह से आप डर जाते हैं और आप बार बार इनके गैस लाइटिंग इफेक्ट में आ जाते हैं। मैंने पिछली बार भी अभी आपको बताया कि ये ऐसे लोगों के साथ बी फ्रेंड हो जाते हैं जो आपके एक्चुअली शत्रु हैं, या आपके जो एनिमीज हैं जो आपको पसंद नहीं करते, उनसे ये फ्रेंड हो जाते हैं, और फ्रेंड होके ये आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलकर आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये बीच बीच में जब वीक पढ़ने लगते हैं किसी कॉन्वर्सेशन में या किसी डिस्कशन में, तो ये खुद को ही विक्टिम दिखाने लगते हैं कि देखो मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मैं इतना थक गया हूँ, मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, तो भी तुम मुझे परेशान कर रही हो। और ये बार बार आपको किसी तरह का थ्रेट देने की भी कोशिश करते हैं। थ्रेट में घर से मैं निकल जाऊंगा, तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा, या मैं सुसाइड ही कर लूंगा, या मैं बच्चों को छोड़ के चला जाऊंगा, या मैं बच्चों की फीस नहीं भरूंगा, या मैं घर को चलाने के लिए पैसे नहीं दूंगा। इस तरह से आपको अलग अलग तरह के थ्रेट देके डराने की कोशिश भी करते हैं। और इसके अलावा ये हमेशा ये भी कहना पसंद करते हैं कि वो आपको कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब एक तरह से वो आपको ये गैस लाइटर्स जो हैं ये आपको खत्म ही कर रहे हैं। मतलब आपकी उम्र यदि 35-40 साल की भी है तो आप 60 साल के लगने लगते हैं इनके साथ रह रह के। आपके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, आपके हाथ पैर दुखने लगते हैं, आपके मेंटल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाती है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं, और सच में आपकी मेमोरी में भी प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इतने सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से ये आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है आपकी तरफ से भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये जो गैस लाइटिंग है इसके बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट होते हैं, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा है। उसमें मैंने पहले आपको वैसे भी बताया कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब है कि आपका जो मेंटल बैलेंस है, या आपकी जो खुद की समझने की, सोचने की, थिंकिंग की, मेमोरी की, ये जो कैपेसिटीज हैं, ये सारी कैपेसिटी, कॉग्निटिव कैपेसिटी धीरे धीरे आपकी कम होने लगती है, और आप अपने आप के बारे में एक तरह से डिपेंडेंट महसूस करते हैं। आप ये गैस लाइटर के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं।
जो कि आपकी लाइफ को खराब कर रहा होता है, उसी व्यक्ति के ऊपर आप धीरे धीरे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इस डिपेंडेंसी की वजह से आपका लाइफ जो है वो और ज्यादा खराब होने लगता है। तो ये को डिपेंडेंसी इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद ट्रॉमा, यहाँ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड प्रोलॉन्ग्ड कंफ्यूजन फ्रॉम मैनिपुलेटिव अब्यूज, एक तरह का ट्रॉमा तैयार हो जाता है। आप एक तरह से बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं, और आपके माइंड में इतना ज्यादा कंफ्यूजन तैयार हो जाता है कि आप इस व्यक्ति के मैनिपुलेटिव अब्यूजेस के अंदर जीना ही सीख लेते हैं। मतलब आपकी दिल की इच्छा ही नहीं रहती कि आप इसमें से बाहर निकले। तो ये एक बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट होता है। उसके बाद आप में एंजाइटी के अटैक आने लगते हैं। आपके मन में बार बार एंजाइटी आती है, और आप बार बार खुद की रियलिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं। आप बार बार ये सोचने लगते हैं कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये सच है, या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है। मतलब यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन रियलिटी। उसके बाद आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो इरोड हो जाता है, या उसका इरोजन हो जाता है। आपके मन में सेल्फ डाउट आ जाता है। आपकी खुद की आइडेंटिटी, खुद के थॉट्स और खुद के फीलिंग्स के बारे में आप गलत सोचने लगते हैं, या आपके मन में डाउट आने लगता है। तो यहाँ आपका सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। और फाइनली ये सारे सिम्टम्स होने की वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप सैड रह सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस हो सकता है, और आपका खुद का सेंस लॉस्ट हो सकता है। दैट इज continuously when you are in extreme sadness, you lose your sense of self, and this gaslighter has a lot of negative influence on your personality and your self growth. और आप धीरे धीरे सेल्फ ब्लेम की के चक्कर में अटकते जाते हैं। मतलब आप एक तरह से ये गैस लाइटर के वजह से ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि आप खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। मतलब आप ये महसूस करते हैं कि सारी गलती मेरी ही है, और मैं ही गलत हूँ, मैं ही पैरानाइड हूँ, मैं ही एंजाइटी की पेशेंट हूँ, मैं ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में हूँ, और मुझे ही डिप्रेशन है, और मुझे ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो मतलब एक समय में जब आप बहुत ही हेल एंड हार्टी हैप्पी पर्सनालिटी हुआ करते थे, वो धीरे धीरे करके इस व्यक्ति की वजह से, इस गैस लाइटर की वजह से आप एक तरह से डिप्रेस्ड व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी जो बाउंड्रीज है उसको वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। बाउंड्रीज मीन सम काइंड ऑफ ऑरा और कंफर्ट जोन, जिसके अंदर ये घुस जाते हैं। ये कंफर्ट जोन में घुसने की वजह से आपकी बाउंड्रीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और आप एक्चुअली श्रंक हो जाते हैं। मतलब धीरे धीरे आप छोटे बनते जाते हैं, आप मानसिक तौर पे बहुत ही छोटे बनते जाते हैं, और छोटे बनते बनते आप खुद को कुछ भी नहीं समझते। मतलब एक जमाने में आप जो ग्रोथ ओरिएंटेड, स्मार्ट और हैप्पी पर्सनालिटी हुआ करते थे, अब आप बहुत ही छोटे, बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम वाले, और बहुत ही एंशियस और बहुत ही डिप्रेस्ड, और मे बी समटाइम सुसाइडल बनते जाते हैं। तो इतना ज्यादा इन लोगों का इम्पैक्ट होता है। अब ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो यहाँ पे जिनकी लाइफ में उनका लाइफ पार्टनर गैसलाइटर है, तो वहां पे करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। मतलब नहीं होता इन द सेंस, छोड़ने के लिए नहीं होता। जैसे आप किसी बॉस के साथ आप काम कर रहे हैं, और बॉस बहुत बड़ा गैसलाइटर है, तो आपके पास चॉइस है कि आप वो जॉब क्विट कर सकते हैं। और यदि आपके कोई रिलेटिव्स गैसलाइटर हैं, तो आप
उसको छोड़ सकते हैं, उससे कांटेक्ट कम कर सकते हैं। यदि आपका कोई फ्रेंड गैसलाइटर है तो आप वो फ्रेंडशिप को भी क्विट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका हस्बैंड या वाइफ गैसलाइटर है, या आपका पेरेंट गैसलाइटर है, या आपका चाइल्ड गैसलाइटर है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। मतलब सबसे पहले तो आपको एक तरह से बाउंड्री बनानी है। मतलब किस चीज की बाउंड्री बनानी है? कि आपको ये कहना है कि भाई दिस इज माय बाउंड्री, इससे ज्यादा आपका अब्यूज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो इट शुड बी, यू हैव टू कीप अ लॉग ऑफ एग्रीमेंट, एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। मतलब आपने उन्हें कहना है कि भाई मेरे लाइफ में आपका इंटरफेरेंस इस लेवल तक हो सकता है, बियॉन्ड दिस लेवल आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू। मतलब आप इस लेवल तक मुझे अब्यूज यदि कर रहे हैं तो मैं टॉलरेट कर लूंगी, लेकिन आपने इस तरह की गालियां मुझे दी जो मेरे को पर्सनली डैमेजिंग है, या आपने मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ बोला, तो ये मैं सहन नहीं करूंगी। इस तरह का आपको लॉग ऑफ एग्रीमेंट जिसको कहते हैं वो बनाना बहुत जरूरी है। इसमें आपने ये भी कहना चाहिए कि ये आप उसका जो वर्बल अब्यूज हैं वो सहन भी कर लें, लेकिन फिजिकल अब्यूज जैसे कि धक्का मुक्की करना, या हाथ से मारना, या सिर को पटकना, इस तरह के भी बिहेवियर, ड्रामेटिक मेलो ड्रामेटिक सिचुएशन आप बेयर नहीं करेंगे। ये आपको एक तरह से एग्रीमेंट में लाना है और एक तरह की बाउंड्रीज में एंटर नहीं करने देना है। मतलब आपको ये बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद टू कॉम्बैट confusion and doubt about your reality, log helpful notes to provide evidence to yourself about what really happened or how you really feel। यहाँ आपको कोई भी सिचुएशन जो होती है और कोई कंफ्यूजन या डाउट क्रिएट होता है तो उसके आपको पहले नोट्स बना लेना है। वो नोट्स आपको इस तरह के बनाना है कि उन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशन में ये कहा था, वो आपको लिख के रखना है। एक तरह से आपने उनके बारे में एविडेंस बनाने हैं, क्योंकि जब तक आप एविडेंस दिखाएंगे नहीं, आप उनको ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने आपसे कैसे बिहेव किया। लॉग व्हाट हैपेंस थ्रू आउट योर डे, ट्रैक इवेंट, डेट, टाइम। मतलब ये लॉगिंग जो है ये आपको बहुत ही डेट, टाइम, इवेंट और उसके जो कंटेंट है उसके हिसाब से सारे डिटेल्स लिख के आपको रखना है। और कभी कभी यदि आपको पॉसिबल हुआ तो आप इसको मेल भी कर सकते हैं। मतलब जब वो व्यक्ति थोड़े दिमाग से ठंडा होगा तो वो मेल पढ़ सकता है और उससे समझ में आ सकता है कि उसने किस तरह का लैंग्वेज यूज किया था, किस तरह की अब्यूज उसने यूज की थी, क्या बोला था, कौन सी सिचुएशन में, किस इवेंट में उसका रिएक्शन क्या था। तो ये आप उसको मेल के फॉर्म में भी भेज सकते हैं। और दूसरा एक एविडेंस आप बना सकते हैं वो है टेक पिक्चर्स। मतलब यदि आप बहुत अच्छे मेल राइटर नहीं हैं, या आप बहुत अच्छे से नोट्स नहीं बना सकते हैं, या आप अग्रीमेंट्स नहीं लिख सकते हैं, तो आपको पिक्चर्स ले लेना है उनके उस सिचुएशन का, जब वो फिजिकली अब्यूज कर रहे थे, या खुद का सिर दीवार से पटक रहे थे, या वॉयलेंट हो रहे थे, या जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो ऐसे समय में उनका फोटो लेना या उनका वीडियो लेना भी आपके लिए यूजफुल रह सकता है। उसके बाद आप वॉइस मेमोज रिकॉर्ड कर सकते हैं और फोटोग्राफी के थ्रू भी आप कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। और ये सारे जो कंटेंट आप डेवलप करेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके लिए एक एग्रीमेंट्स और एक्टिविटीज के लिए, मतलब एक तरह से
जब वो गैस लाइटर का इम्पैक्ट, या हम कह सकते हैं कि जब उनका गुस्सा ठंडा होता है, तब आप उनसे इस बारे में बातें कर सकते हैं. बेसिकली यू हैव टू एग्री टू डिसएग्री विद दिस पर्सन, बट at the same time you have to keep your calm and compose. बहुत बार ऐसा होता है कि जब गैस लाइटर का अटैक होता है तो हम भी गैस लाइटर के समान बिहेव करने लगते हैं, या हम भी अब्यूज करने लगते हैं, या हमारी लैंग्वेज भी खराब हो जाती है, या हमारी पर्सनालिटी में से भी सब नेगेटिविटी बाहर निकलने लगती है. तो ये जब होता है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको आपका काम और कंपोज मेंटेन करना है. आपको शांति से, लेकिन बहुत ही फर्मली, यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको आपका वॉल्यूम कम रखना है, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है. यू हैव टू बी वेरी फर्म एंड वेरी असर्टिव व्हाइल स्पीकिंग टू दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. उसके बाद आपको आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना है. जब आप किसी गैस लाइटर के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपना नेटवर्क बहुत अच्छा बनाएं. मेक योर नेटवर्क एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल. मेक a very good friend circle, or have the dialogues with your relatives, with your sister, brother, or पेरेंट्स. मतलब ये गैस लाइटर को एक ऐसा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है कि फला फला व्यक्ति आपका सपोर्टर है, आपका मेंटर है, या हो सकता है कि वो आपका लाइफ कोच हो. आप ऐसे भी कुछ इंडिविजुअल्स से मिल सकते हैं जो लाइफ कोच करके प्रैक्टिस करते हैं, और ये लाइफ कोच के साथ भी डिस्कशन करने से आपको कुछ नया डायरेक्शन मिल सकता है. और गैस लाइटर पे एक तरह से प्रेशर बिल्ड हो सकता है कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम है. यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी मच असर्टिव. यू हैव टू मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी. आप कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी न खोएं. आप कभी भी ये महसूस न करें कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई. जिंदगी आपकी कभी भी खत्म नहीं होगी यदि आप नहीं चाहेंगे तो. आपका गैस लाइटर आपको परेशान कर रहा है, परंतु आपको उसके साथ बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में आपको डील करना बहुत जरूरी है. आपके जो अलग अलग एग्रीमेंट्स रहेंगे, जो नोट्स रहेंगे, या आपके मेल्स रहेंगे, या जो आपके पास फोटोग्राफ्स रहेंगे, वो आप आपके किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को या ट्रस्टेड रिलेटिव को दिखाकर भी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये अनप्रोडक्टिव जो कॉन्वर्सेशन इस गैस लाइटर के साथ होता है, तो उसके बारे में आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं और आप हेल्प मांग सकते हैं. And you should not be afraid of the various threats which the gaslighter gives. जैसे कि पैसे के बारे में, सुसाइड के बारे में, भाग जाने के बारे में, या कहीं भी बच्चों के लाइफ में से कुछ विड्रॉ करने के बारे में, ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स ये गैस लाइटर्स दे सकते हैं. इसके बारे में भी आपको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी वेरी फर्म विथ योर decision, and finally you have to inculcate yourself, and you have to protect yourself from all this criticism, and never feel that you are dumb, never feel that you are forgetful or incompetent. ये जो आपके दिमाग में गैस लाइटर डालने की कोशिश करता है, जो आपको क्रिटिसाइज करता है, ब्लेम करता है, अलग अलग तरह से सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, वो आप कभी भी अपने मन पर हावी न होने दें. आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कभी भी हावी न होने दें. आपने हमेशा ही
ये नहीं सोचना चाहिए कि सब मेरा फॉल्ट है, मेरी ही गलती है। आपको हमेशा अपनी मेमोरी पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आपने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी मेमोरी खराब हो रही है। और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप लिख लिख के अपने खुद के नोट्स भी चिपका के रख सकते हैं। जैसे कि कोई बैंक अकाउंट के बारे में आपको कोई डाउट आता है, या आपको कोई पासवर्ड के बारे में कोई प्रॉब्लम आता है, या आप कहीं कोई चीज रखते हैं, मैं इम्पोर्टेंट चीज, और आपको लगता है मैं भूल जाऊंगी, तो उसके छोटे छोटे नोट्स आप बना के रख सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि गैस लाइटर इंटेंशनली आपको हैरान कर रहा है। Intentionally, the gaslighter is trying to trouble you. Intentionally, the gaslighter is making you feel small or making your personality, small. आपको हमेशा ही ये ध्यान में रखना है कि उनका ये जो इंटेंशन है, इसको हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इसके लिए आपको खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने हैं। You have to daily talk to yourself and say that my memory is good, I am a good person, I am living a good life, I have a talent, I am a qualified person, I can help so many people, I am not doubtful about myself, my self-esteem is not bad. Means आपको खुद को सेल्फ अफर्मेशंस देने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं, एंड इट इज always a great way to recenter yourself on what you know to be true. तो मतलब आप पूरी तरह से खत्म न होते हुए आपने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। आप खुद ये सब कोशिश कर सकते हैं, हर इंसान कोशिश कर सकता है, लेकिन जब आप सोचें या जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप कम पढ़ रहे हैं या आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, ऐसे टाइम पे आप थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट, या फिर आप किसी लाइफ कोच, ऐसे लोगों को आप कंसल्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक अपना सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और आप इस गैस लाइटिंग के इम्पैक्ट से, नेगेटिव इम्पैक्ट से बाहर निकल सकेंगे। इसमें यदि आप खुद गैस लाइटर हैं तो ये सारे मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए और जितने भी मैंने रेड फ्लैग्स डिस्कस किए, जितने भी मैंने अलग अलग इम्पैक्ट्स दिखाए, उसके बारे में आप बहुत ही कॉन्शियस रहिए और खुद की पर्सनालिटी को बदलिए। यदि आपका पार्टनर गैस लाइटर है तो आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए, और आप उसके लिए ये जो मैंने जितने भी टिप्स दिए हैं वो सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करिए। सो दिस वाज माय talk on gaslighting, and like this there will be number of information which I will be sharing with all of you. If you make your boundaries very clear, and if you make your thoughts very clear about yourself, then I am hoping that the gaslighting will not affect you negatively. So thank you so much. And if you are following me, follow with the thought of making amendments in your own personality, and also in the personality of the one who is having this kind of disorder. I am thankful to you for listening to my talk, and next time I shall be bringing another area for you to think about. Thank you so much.